जितने भी ऑनलाइन कंप्लेन हुआ उस कंप्लेन में सहकारिता मंत्रालय सीआरसी रिफंड पोर्टल की तरफ से उनके पास जो मैसेज आ रहा है वो सबसे ज्यादा जा रहा है डेफिशिएंसी का। नंबर 1 पे जा रहा है डेफिशिएंसी, नंबर 2 पे जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, नंबर 3 पे जा रहा है मिसमैच नाम, डॉक्यूमेंट में केवाईसी में प्रॉब्लम। मेरा ये बॉन्ड, मेरा पासबुक, इसमें जो भी कागज जमा हुआ फर्स्ट टाइम वो हमने सहारा के ऑफिस में जमा किया। तो अब इसमें अगर हमें डेफिशिएंसी भेजा है तो सहकारिता मंत्रालय सीआरसी रिफंड पोर्टल के जो भी अधिकारी हैं या जो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं उनका काम है कि सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ में जाकर उनसे इस चीज का सारा रिकॉर्ड लें और मैच करें। सहारा एक तरफ कह रही कि जितने भी सहारा के बॉन्ड और पासबुक है वो हमारा है, तो सहारा तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब सहारा एक्सेप्ट कर रहा है तो सीआरसी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? तो इससे तो मेरा अपना अनुमान है कि इससे तो ये लग रहा है कि दोनों ही मिली भगत है, सहारा और सरकार। और यह इस केस को जो भी देख रहे हैं वो सब, बिहार में चुनाव है, बिहार में फिर किसी न किसी मन से एक ऑफर दे दिया जाएगा, एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि अब आपका 25 लाख नहीं 50 लाख हो जाएगा और हम आपको 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए जो है हम डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मेरा 1,48,000 रुपया मेरा टीडीएस निकल के आया 2016 से लेके 2022 तक में, और सहारा ने मुझे लेटर भेजा टीडीएस डिपार्टमेंट को कि मैं इनका पैसा मैं जमा कर दूंगा। ये अभी जस्ट एक हफ्ता पहले की बात मैं बता रहा हूं। और अब सहारा क्या कर रही कि जो लेटर में लिख के भेजा, अब वो कह रही है कि मेरे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। एम्बार्गो का बहाना लगा लगा के तो जो छोटे मोटे जो जमीन थे दूसरों के नाम से सहारा ने लिया, वो सब बेच बेच के साइड कर दिया। 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो बिक रही है 30 करोड़ में, 40 करोड़ में, 50 करोड़ में, और 60 करोड़ सहारा के जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो उनके जेब में। कब सहारा पेमेंट करेगी, कब सीआरसी पेमेंट करेगी, कब करेगी? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम आजादपुर के पास हैं और हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी अहमद जी हैं, जो सहारा के कार्यकर्ता भी हैं और निवेशक भी हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों की जो लड़ाई है वो 2012 से लेके अब तक लगातार जारी है, और अब जो लोग परेशान हैं वो पोर्टल में को लेके परेशान है, जहां पे लगातार डिफिशियंसी का सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा इनके कस्टमर हैं और ये भी खुद मतलब उस पोर्टल पे वो करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, तो इनसे जानते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो सफ़ी जी, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, और नवजागरण चैनल को सबसे पहले मेरे तरफ से, और नवजागरण के जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं इस नवजागरण चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पोर्टल अभी सरकार ने जो लॉन्च किया है, सरकार और सहारा दोनों ने मिलके, सरकार और सहारा दोनों ने मिलके जो सीआरसी रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जिसका करीब करीब मान के चलिए कि अभी 2-4 महीने के बाद जो है करीब करीब 2 साल हो जाएगा। और इस 2 साल में जो है पोर्टल का जो गेम खेला गया है वो बहुत जबरदस्त गेम खेला गया है, सहारा की तरफ से भी और सीआरसी के तरफ से भी। सहारा का ये कहना है कि जितने भी पीरियड जमा करता है वो आप पोर्टल पे जाइए और ऑनलाइन आप डिमांड कीजिए, सरकार जो है वो आपको पेमेंट रिलीज करेगी। सरकार क्या कर रही है अभी, जो देखने के लिए जो मिल रहा है, या क्योंकि मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे खुद के भी क्लाइंट हैं, और ये जो जितने भी पेपर आप देख रहे हैं ये मेरे खुद के सेल्फ अपने पेपर हैं जो मेरे घर के हैं, और करीब करीब ये जो अमाउंट है समथिंग 80 और 90 के लपेटे में है ये पूरा। हाँ जी, 80 और 90 के बीच में है। पोर्टल पे अभी जो जबरदस्त गेम खेला जा रहा है वो गेम ये खेला जा रहा है कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जितने भी जो ऑनलाइन डिमांड किया है, जो कि 86,000 करोड़ रुपए का कंप्लेन सरकार के पास पहुंचा हुआ है, और जितने भी ऑनलाइन कंप्लेन हुआ उस कंप्लेन में सहकारिता मंत्रालय सीआरसी रिफंड पोर्टल की तरफ से उनके पास जो मैसेज आ रहा है वो सबसे ज्यादा जा रहा है डेफिशिएंसी का। नंबर 1 पे जा रहा है डेफिशिएंसी, नंबर 2 पे जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, नंबर 3 पे जा रहा है मिसमैच नाम, डॉक्यूमेंट में केवाईसी में प्रॉब्लम। लेकिन मेरा यहां सिर्फ सरकार से एक चीज ये कहना है, एक सिर्फ छोटी सी चीज समझाने के लिए, कि अगर आज के डेट में आप किसी भी गवर्नमेंट का आधार सेंटर है, आप गवर्नमेंट के आधार सेंटर पे आप जाइए, और आधार सेंटर पे जो बैठे हुए हैं उन्हें जो है आप बोलिए एक आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, और वहां जो बैठे हुए जो अफसर हैं या जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं आधार सेंटर में, आप उनको, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी अहमद है,
अगर मैं उन्हें बोलूंगा मोहम्मद सफी अहमद अपडेट करने के लिए आधार पे, जबकि आधार कार्ड गवर्नमेंट का है, उसमें सबसे ज्यादा जो मेरा स्पेलिंग में जो गलती होता है, कुछ व्यक्ति सफी लिखता है SHAFI सफी, और कुछ व्यक्ति लिखता है SAFI सफी। शब्द वही है, लेकिन जब हिंदी में आप आधार कार्ड के नीचे जो हिंदी में लिखा होता है वो आपको करेक्ट मिलेगा। तो क्या पोर्टल पे जो आधार कार्ड अपडेट, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं सरकार को भी, सहारा को भी, और इससे जुड़े हुए जितने भी मैनेजमेंट है उन मैनेजमेंट को ये बारीकियां को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हिंदी में सफी सही लिखा हुआ है तो वो करेक्ट क्यों नहीं है? अगर H गायब है और वो अगर गायब है तो वो उसको मान लिया जाए, इंग्लिश में जो लिखा हुआ अक्षर है वो मान लिया जाता है कि ये गलत है, ये डेफिशिएंसी है, लेकिन हिंदी में सही लिखा हुआ है सफी अहमद, उसको क्यों नहीं माना जाता? और अगर हिंदी में लिखा हुआ सफी अहमद अगर सही है तो इंग्लिश को क्यों माना जाता है? और अगर इंग्लिश को माना जा रहा है तो फिर हिंदी टाइपिंग क्यों है? ये सोचने वाली बात है। ये आधार कार्ड के बैठे हुए मैनेजमेंट, उनको सोचने वाली बात है, या तो फिर हिंदी टाइपिंग करना हटा दे, सिर्फ इंग्लिश ही लिखे, हिंदी का शब्द उस पर ना टाइपिंग हो, और अगर इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है तो हिंदी भी टाइपिंग हो रहा है, और हिंदी टाइपिंग हो रहा है तो इंग्लिश भी टाइपिंग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी है वो ये सब चीजों की वजह से आ रहा है। और मेरा सिर्फ यही है कि CRC के जितने भी अधिकारी हैं उसमें जो डेफिशिएंसी का जो कमी है, मैं एज ए कस्टमर, मेरा ये बॉन्ड, मेरा पासबुक, इसमें जो भी कागज जमा हुआ फर्स्ट टाइम वो हमने सहारा के ऑफिस में जमा किया, तो अब इसमें अगर हमें डेफिशिएंसी भेजा है तो सहकारिता मंत्रालय CRC रिफंड पोर्टल के जो भी अधिकारी हैं या जो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, उनका काम है कि सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ में जाकर उनसे इस चीज का सारा रिकॉर्ड लें और मैच करें, देखें कि क्या आधार कार्ड और जो बॉन्ड सहारा के द्वारा दिया गया है या जो पासबुक ब्रांच के द्वारा जो बनाया गया है क्या वो सही है या नहीं है। क्या हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। सहारा एक तरफ कह रही कि जितने भी सहारा के बॉन्ड और पासबुक है वो हमारा है, तो सहारा तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब सहारा एक्सेप्ट कर रहा है तो CRC एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? तो इससे तो मेरा सीधा जो मेरा अपना अनुमान है कि इससे तो ये लग रहा है कि दोनों ही मिली भगत है, सहारा और सरकार, और यह इस केस को जो भी देख रहे हैं वो सब। क्यों कि अगर हमने अभी जो 86,000 करोड़ रुपया का, ये सरकार का डाटा है, ये हमारा डाटा या किसी अदर पर्सनल किसी व्यक्ति का डाटा नहीं है, जो CRC पे जो ऑनलाइन डिमांड हुआ उस पे है कि 86,000 करोड़ रुपए का कंप्लेन आया। तो जब कंप्लेन हम किसी का भी करते हैं ऑनलाइन तो उस पे आप देखेंगे कि बैंक का भी डिटेल मांगता है, आधार कार्ड का पूरा नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे अपडेट है वो उसी मोबाइल नंबर पे OTP भी जाता है आधार सेंटर से। और जब तक ये सारे चीज उस पोर्टल पे अपडेट नहीं होगा उससे पहले वो पोर्टल चलता ही नहीं है, वो खुलेगा ही नहीं, सिस्टम ही ओपन नहीं होगा। तो ये तो सारा चीज सरकार को पता है। जब हम कोई कंप्लेन कर रहे हैं और जब CRC वो कंप्लेन को जनरेट कर रही है तो उस कंप्लेन जनरेट तभी होता है जब मेरा आधार कार्ड अपडेट हुआ उस पोर्टल पे, जब हमारा अगर 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर नहीं 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट जाता है तो पैन कार्ड भी मांगा जाता है, वो भी अपडेट होता है, बैंक की पासबुक भी जो आधार सीडिंग है बैंक वो भी मांगा जाता है। तो जब वो सारा चीज मांगने के बाद जब आप कंप्लेन नंबर जनरेट करते हैं तो फिर डेफिशिएंसी क्यों, या फिर मिसमैच क्यों, फिर एफिडेविट क्यों? तो ये सोचने वाली बात है और इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आज के डेट में आप देख लीजिए पीछे बहुत सारी ऐसे वीडियो सरकार के तरफ से बोला गया, बहुत जगह मंचों में बोला गया। अभी बिहार के अंदर में चुनाव है तो फिर सरकार जो है कुछ ना कुछ, जो मुझे लग रहा है कि फिर जैसे गुमराह किया जा रहा है जब से पोर्टल लॉन्च हुआ, कि एक तरीके से हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि सफी जी हम लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं, अभी आपको 50,000 मिल रहा है, अभी होगा। और अभी होगा क्या, अभी बहुत सारे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि 25 लाख का अफवाह चल रहा है, 25 लाख शुरू होगा, 25 लाख का शुरू होगा पोर्टल पे। मेरा एक चीज कहना है कि अगर 25 लाख शुरू होगा तो जो 5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने जो CRC पोर्टल बनाया उसमें 5 लाख रुपए एक लिमिट दे रखा है कि भाई 5 लाख वाले तक ही इसको रिसबमिशन करेगा, लेकिन पेमेंट 50,000 मिलेगा।
जब वो 50,000 हमने सब चीज दिया सरकार को, उसके बाद वो हमें गलत साबित कर रहे हैं कि नहीं ये है ही नहीं। तो 25 लाख अगर चालू होगा तो तब सरकार हमसे क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न भी, तो हम ये जितने भी चीज हम गिनवाए हैं हम सब देने के लिए तैयार हैं सरकार को। सरकार को वेरीफाई करना है ना, ये वेरीफाई करें, हम वेरीफाई करके दे देंगे कि हमने 18 साल सहारा में नौकरी किया, उसके बाद घर के अंदर में फादर ने भी कुछ पैसे दिए कि बेटा मेरा भी जमा कर दो, बच्चों ने जो कमाया वो भी, हमने भी इसके अलावा भी अलग जगह हमने नौकरियां किया पार्ट टाइम में, वहां से जो अर्निंग आया वो भी हमने सहारा में जमा किया, जो सहारा से कमीशन बनता था वो भी सहारा में हमने जमा किया। तो हम तो क्लियर कर देंगे कि ये हमारा पैसा जो है एक एक रुपए ईमानदारी का है। तो आप तो वेरीफाई करो, हम वेरीफाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप 50,000 देने में इतनी सारी गलतियां सहारा और सरकार और सीआरसी मिलके निकाल रही है, तो जब 25 लाख रुपए अगर होगा, हम तो चाहते हैं, हम तो सरकार से चाहते हैं कि 25 लाख जल्द से जल्द करें, और कहीं ऐसा ना हो कि अभी बिहार में चुनाव है तो पहले फिर कहीं उसमें घोषणा हो जाए कि 25 लाख रुपए पोर्टल पे अपडेट किया जा रहा है, और मैं कैसे मान लूं। आपको मैं एक चीज बताऊं, आज से कुछ महीना पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन 2-4 महीना पहले 3 दिन के लिए पोर्टल बंद हुआ था, 3 दिन के लिए, और ये कहा गया था कि 3 दिन के लिए जो है पोर्टल पे कुछ सिस्टम चेंजिंग किया जा रहा है, कुछ अपडेट, और उस वक्त चेंजिंग हुआ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। 15 लाख रुपए किया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ, सहारा और सरकार में ऐसी क्या बातचीत हुई या ऐसा क्या मंथन हुआ कि वो 15 लाख से वापसी करके जो 5 लाख रुपए था वो वहीं पे आके रुका। तो कुछ तो मिली भगत है, कहीं तो सरकार को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है और सहारा को भी पूरी जानकारी है कि कस्टमर को कैसे गुमराह किया जाए, सरकार अपने फायदे के लिए किस मंच से क्या बोला जाए वो सब सबको पता है। बिहार में चुनाव है, बिहार में फिर किसी न किसी मन से एक ऑफर दे दिया जाएगा, एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि अब आपका 25 लाख नहीं 50 लाख हो जाएगा, और हम आपको 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए जो है हम डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो गवर्नमेंट ने सारा चीज बनाया, गवर्नमेंट ने जो भी चीज हमने केवाईसी गिनवाया वो गवर्नमेंट बनाती है, मैं नहीं बना सकता, कोई आदमी नहीं बना सकता, उसे गवर्नमेंट ही ऑथराइज करता है, और गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि ये सारे चीज बनाने का। जब गवर्नमेंट वो सारा चीज बना रहा है तो फिर कैसे मान ले कि जो 15 लाख रुपए उस पोर्टल पे अपडेट किया गया, तो क्या गारंटी है कि 25 लाख या 50 लाख रुपए बोल के 5 लाख या 10 लाख रुपए कस्टमर को दिया जाएगा? क्या कस्टमर का जो आधार सीडिंग बैंक अकाउंट है, क्या उसमें अमाउंट ट्रांसफर होगा? जब सरकार की कोई भी योजना होती है तो डायरेक्ट सरकार जो है आधार सीडिंग जो बैंक होता है उस बैंक में सरकार तुरंत क्लिक किया और अमाउंट उस बैंक में चला जाता है। तो सरकार को ये अमाउंट देने में इतना टाइम क्यों? क्योंकि सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपया सहारा का फंड जमा है। 25,000 करोड़ रुपया पहले, उसके बाद अभी जैसे कलकत्ता में छापामारी हुआ, ईडी, सीबीआई वगैरह सभी जितनी भी एजेंसियां उन्होंने छापामारी किया, वो सभी एजेंसियों के पास जो भी लिक्विडिटी मिला वो सारे मिला के 40,000 करोड़ रुपया सहारा का जमा है सरकार के पास। सरकार को कहीं से फंड नहीं देना है, मेरी बात सिर्फ समझने की कोशिश है और पैसा रखा हो समझाने की कि सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपया फंड जमा है सहारा का, और सहारा कह रही है कि जो 40,000 करोड़ हमारा जमा है आप हमारे कस्टमर को दें, पीड़ित जमाकर्ता या कार्यकर्ता जो भी हैं उनको आप पहले दें, बाकी जो 86,000 करोड़ है उसका और करेंगे। और जबकि सहारा का प्रॉपर्टी सरकार के पास जमा है, 2 लाख करोड़ की जो एम्बे वैली है उसका कागज जमा है। तो जो 40,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास जो फंड जमा है, अरे भाई आप वो फंड तो पहले रिलीज करो। 40,000 करोड़ है, कोई 40 करोड़ नहीं है, 40,000 करोड़ है। अगर वो फंड सरकार को देने में, जो कि सहारा का पैसा है, सरकार को अगर कोई भी फंड देना है तो पहले सरकार को रिवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट करना पड़ेगा, तब उस रिवेन्यू में से उस कस्टमर या जो भी जिसका भी पीड़ा है उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सहारा का पैसा जमा है सरकार के पास, तो सरकार तो तुरंत करना चाहिए। आम निवेशक हैं जो गांव से, दूर दराज से, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनको ये सब जो अड़चन है वो इतना कागजी कार्रवाई उनको नहीं पता, तो वो कैसे निपटेंगे इससे और अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए,
मेरा तो सीधा एक ही चीज मानना है कि इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। सहारा के अंदर में ये 100% श्योर है कि 80 से 90% आदमी जो है वो गरीब तत्वे के लोग हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, ठेली पे रोटी सब्जी लगाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कहीं पे नौकरी करने वाले हैं फैक्ट्रियों में। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता आज के डेट में हम लोगों को कितना फाइट करना पड़ रहा है। इसका ऑनलाइन करवाने के लिए हम साइबर कैफे पे जाते हैं। अब भी जैसे किसी बॉन्ड पे मोहर नहीं लगा है, ये सहारा की गलती है, ये मेरी गलती नहीं। मुझे नहीं पता कि मोहर कहाँ लगेगा, सहारा ने मुझे पेपर दिया, मैं श्योर हो गया कि भाई ये मुझे इस ऑफिस से बॉन्ड मिला, पासबुक मिला, मुझे 100% सही और सुरक्षित करके मिला, हमने ले लिया। लेकिन हमें तो ये नहीं पता नहीं कि यहाँ पे सिग्नेचर छूट गया है, यहाँ पे मोहर छूट गया है, ये उस व्यक्ति को नहीं पता या वो पीड़ित जमाकर्ता को नहीं पता। और पीड़ित जमाकर्ता जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। आज गांव देहात में आप देख लीजिए, एक बैंक से पैसा निकालने के लिए गांव से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर वो शहर या कोई टाउन होता है, वहां जाता है पैसा निकालने के लिए। तो सहारा का भी ऑफिस गांव हो या शहर हो, आज के डेट में तो 99% है कि सहारा का ऑफिस बंद हो गया। हाँ, ज्यादातर बंद हो। मैं खुद दिल्ली से, मैं दिल्ली में हूं, मुझे ये काम करवाने के लिए जो है 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके मैं अपना, आज की मैं बात बता रहा हूं, आज मैं अपना EOF और MF ये मैं आज अपडेट करवाने के लिए मैं दे के आया हूं। और जहां मैं दे रहा हूं या जहां भी काम हो रहा है, सहारा के जिस भी ऑफिस जो खुला है गिना चुना, वो हमसे पैसा चार्ज कर रहा है। और वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि सहारा के पास उनको पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और इसमें देखिए सहारा जो ये दिमाग जो लगाता है, बहुत दिमाग लगाता है। सहारा के पास हमारा TDS का पैसा पड़ा है, ये अभी जीता जागता सबूत है सर, मैं अभी बता सकता हूं। क्योंकि सहारा से जब हमने डिटेल निकाला तो मेरा 1,48,000 रुपया मेरा TDS निकल के आया 2016 से लेके 2022 तक में। और सहारा ने मुझे लेटर भेजा TDS डिपार्टमेंट को कि मैं इनका पैसा मैं जमा कर दूंगा। ये अभी जस्ट एक हफ्ता पहले की बात मैं बता रहा हूं। और अब सहारा क्या कर रही कि जो लेटर में लिख के भेजा, अब वो कह रही है कि मेरे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। लेकिन मैं सहारा के अच्छे अच्छे जो अधिकारी है उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगा हुआ है भाई, जरा हमें भी तो बताइए। एम्बार्गो का बहाना लगा के तो आज सहारा की मिट्टी पलीत हो गई। एम्बार्गो का बहाना लगा लगा के तो जो छोटे मोटे जो जमीन थे दूसरों के नाम से सहारा ने लिया, वो सब बेच बेच के साइड कर दिया। 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो बिक रही है 30 करोड़ में, 40 करोड़ में, 50 करोड़ में। और 60 करोड़ सहारा के जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो उनके जेब में, या जो उस तंत्र से जो जुड़े हुए अधिकारी या जो भी व्यक्ति हैं या जो उस पे वर्किंग कर रहे हैं वो उनके जेब में। मर कौन रहे, हम और आप। TDS में अभी वो जवाब दे रहा है कि हम पे एम्बार्गो लगा है, हम सक्षम नहीं है देने के लिए। तो भाई सक्षम नहीं है तो 2012 या 2016 से आपने पैसा क्यों नहीं रखा? और पैसा आप सरकार को जमा करना था TDS डिपार्टमेंट में, आपने क्यों नहीं जमा किया? और अब आप ये कह रहे हैं कि एम्बार्गो के चक्कर में हम क्राइसिस में जा रहे हैं। अरे भाई, आप क्राइसिस में आज क्यों आया जब हमने कंप्लेन किया? 2016 से आप कहां सो रहे थे? तो आपका तो मनसा ये था कि भाई ये पीड़ित जमा करता भी है और कार्य करता है, इसका ये भी पैसा हड़प लूं। हम लोगों का फ्यूचर फंड का आज तक नहीं पता। और फ्यूचर फंड भी, जबकि गवर्नमेंट का रूल है FF, सहारा का रूल है FF फ्यूचर फंड, और लेकिन कटना चाहिए PF। हम लोगों का फ्यूचर फंड ही नहीं पता कहां है, क्योंकि ये भी सहारा डकर गई होगी। तो सहारा जो है, तो PF ऑफिस में आपने चेक किया, वहां कोई हमारा PF नहीं कटता सर, हमारा FF कटता है। अच्छा। फ्यूचर फंड करता है। और फ्यूचर फंड का सिस्टम ये है कि वो पैसा सहारा ही अपने ही अकाउंट में जमा करती है, अपने पास ही रखती है। जी, वो सरकार को नहीं देती है। अगर वो सरकार को दे, और हम तो कहेंगे सरकार को कि इस पे भी छानबीन करना चाहिए सहारा के ऊपर में। सहारा के पास सब चीज होने के बाद सहारा पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं। कोई अगर कंप्लेन करता है तो वहां पे एक बहाना लगा के बैठ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर उसके कुछ प्रॉपर्टी पे अगर एम्बार्गो लगा हुआ है तो बाकी तो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, उन्हें सीज करके और उन्हें बेच के पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ जो है उनका पेमेंट करें। कब सहारा पेमेंट करेगी, कब CRC पेमेंट करेगी, कब करेगी? मेरा बस यही हाथ जोड़ के विनती है और मेरा यही गुजारिश है नव जागरण न्यूज चैनल से। और इस वीडियो को जो भी देखें
इस चीज को समझें और अपनी बात रखें। चलिए, तो ये थे सफी अहमद जी, जिन्होंने काफी बारीकियों से जो दिक्कत आ रही है, जो डिफिशियंसी आ रही है बार बार सीएससी सेंटर में, उसको लेके इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे सहारा और सरकार की मिली भगत की इसमें शक जो है वो साफ साफ दिख रही है, और सरकार की नीयत पर भी सवाल दिख रहा है कि वो पैसा किस तरह से ना देने का बहाना ढूंढ रही है, और छोटी छोटी सी बारीकियों को देखकर वो टाल मटोल कर रही है। अभी सामने बिहार में चुनाव है, और चुनाव से पहले उम्मीद करते हैं कि जरूर कुछ इसमें अपडेट होगा। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। नमस्कार।